मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी आसमानी कमीज गुलाबी दुपट्टा। अलार्म घनघनाया तो स्नूज करके मैं दोबारा लेट गई। रात करवटें बदलते बीती थी। सर अभी भी भन्ना रहा था। आंखें मुंदी ही थीं कि फोन एक बार फिर बज उठा। एक बार की मेरा हाथ उधर बढ़ा, फिर झटके से रुक गया। सर में धमक बढ़ गई। मुट्ठी इस कदर कस गई कि नाखूनों की छाप हथेली पर उभर आई। स्क्रीन पर दिल के इमोजी के साथ सेव्ड पापा चमकता रहा और मैं बस उसे देखती रही। कुछ पलों बाद फोन बजना बंद हो गया। गहरी सांस लेकर मैंने देखा, बगल की जगह खाली थी, यानी मुद्दत मुझसे पहले ही उठ चुके थे। जल्दी जल्दी बालों को जूड़े में लपेटते हुए मैंने पैर नीचे लटकाए कि फ़ोन फिर बज उठा। मेरी उंगलियों ने तुरंत कॉल काट दी, लेकिन कदम वहीं ठिठक के रह गए। एक गहरा खालीपन भीतर उतरता चला गया। ऐसा ही तब महसूस हुआ था जब 10 साल पहले मम्मी गुजर गई थीं। बड़ी मुश्किल से संभाल पाए थे पापा और मैं एक दूसरे को। फिर 2 साल पहले मुद्दत से मेरी शादी हुई और तब भी पापा से बंधी मेरी डोर ढीली नहीं पड़ी। नियम से हर सुबह मैं उनको फ़ोन करके पूछती कि उनको नींद कैसी आई, मेड ने खाना ठीक ठाक तो बनाया ना, दवाइयाँ टाइम से ली या भूल गए, किसी को उधार तो नहीं दे बैठे और कुछ ज़रूरत तो नहीं, वगैरह वगैरह। शाम को वो पूछते थे कि मैंने क्या नया काम किया, मुदित के क्या हाल चाल हैं, और भी जाने कितना कुछ। उस मामूली बातचीत के बीच हम एक दूसरे का अनकहा महसूस कर लेते थे। मैं जान जाती थी कि कब उनका बीपी लो हुआ, हेयर ऑयल ख़त्म हुआ, या फिर कब वो मम्मी के बनाए मंगोड़े मिस कर रहे थे। और वो भी टोह लेते थे कि कब मेरे और मुदित की नोकझोंक हुई और किस वक्त सब ठीक ठाक चल रहा। हमारी शादीशुदा जिंदगी की कच्ची पक्की गांठें जाने कितनी बार उन्होंने यूं ही सुलझा दी थीं, और उनके लिए मंगोड़े लेकर जाती मैं इस आश्वस्ति से लौटती कि वहां मम्मी की मौजूदगी बरकरार है, पापा भी ठीक हैं, यानी मेरी दुनिया में सब ठीक है। लेकिन कल मैंने वो रूटीन भी तोड़ डाला था। पहली बार मैंने उनको फ़ोन नहीं किया था, जबकि जानती थी कि वो छटपटा रहे होंगे, घड़ी के कांटों पर सरकते हुए सुबह का इंतज़ार किया होगा और कांपती उंगलियों से मुझे फ़ोन लगाने बैठ गए होंगे। इस वक्त तक अपने चौड़े माथे पर चिंता की ढेरों सिकुड़ने लिए चहलकदमी कर रहे होंगे। बेचैनी से अपने अधपके बालों में उंगलियां फिराकर उन्हें और बेतरतीब कर रहे होंगे। नाक पर फिसलते काले फ्रेम के चश्मे को संभालते हुए बुदबुदा रहे होंगे, आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही गुड़िया, सब ठीक तो होगा ना। शायद अब तक तो वो बेचारे घुटनों को दबाए कुर्सी पर बैठकर हाँफ रहे हों। एक बारगी मेरा दिल टीस उठा। मन कचोटने लगा मुझे ऐसा बर्ताव करने से, वो भी उनसे जो दुनिया के सबसे अच्छे सबसे प्यारे पापा थे। लेकिन तभी मेरा दूसरा मन आड़े आ गया, वो मन जो बेहद खिन्न था। उसमें बेबसी थी, दुख था और बहुत सारा गुस्सा भी था। वो सब जिनके जिम्मेदार मेरे पापा थे। मेरा भरोसा तोड़ा था उन्होंने, मम्मी की यादों के साथ विश्वासघात किया था। बाहर से आ रही खटर पटर से मेरा ध्यान टूटा। जाने कितनी देर से ख्यालों से बंधी बैठी थी। इधर मुद्दत ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। जल्दी जल्दी मैंने किचन का रुख किया। नाश्ते की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक कमरे से आती रिंग फिर से सुनाई दी। क्या पापा अब भी मेरा नंबर रीडायल किए जा रहे थे? लेकिन मुझे उनसे बात नहीं करनी थी। इसी पशोपेश में थी कि तभी अंदर कमरे से मुदित ने पुकारा, ईशा, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है बड़ी देर से। मेरे जबड़े कस गए। जल्दी से मैंने गैस पर चढ़े कुकर की सीटी जबरन ऊपर उठा दी ताकि विसल की गूंज से वो आवाज़ दब जाए, पर नाकाम रही क्योंकि इसी बीच मुदित ने कॉल रिसीव भी कर ली थी। अब वो इसी तरफ चले आ रहे थे। हेलो पापा, हाँ सब बढ़िया। जी जी, ईशा भी बिल्कुल ठीक है। क्या बात नहीं हुई उससे? कोई नहीं, अभी लीजिए। वो मेरी तरफ फ़ोन बढ़ा पाते इससे पहले मैंने अपने दोनों हाथ आटे में घुसा दिए और उसे गूंथते हुए बुदबुदाई, फ्री होके मैं उनसे बात कर लूँगी। उन्होंने हैरानी से मुझे देखा।
क्या मैं वही लड़की थी जिसे वो पापा की लाडली का मीठा ताना दिया करते थे क्योंकि मैं पापा की एक आवाज़ पर 1000 ज़रूरी काम छोड़कर सर के बल दौड़कर जाने को तैयार रहती थी? लेकिन आज मेरे झुके हुए चेहरे को मानो जांचते परखते हुए उन्होंने बात संभाल ही ली। वो पापा, ईशा बिजी है अभी, 10-15 मिनट में बात कर लेगी। जी जी, ज़रूर से डांटिएगा उसे। वैसे बेटर हो आप ही यहाँ आ जाएं कुछ दिनों के लिए। पराठे सेंकते हुए मेरी आंखें धुंधला गईं। स्वभाव में मेरे बिल्कुल उलट थे मुदित, लेकिन पापा के बाद वो मेरी दूसरी खुशनसीबी थे। जितनी मैं इम्पल्सिव, उतना ही वो गंभीर और समझदार। अगर मैं खुली किताब थी तो वो अथाह गहरा समंदर। जो मन में आता उसे तुरंत बोलने वाली मैं, पर वो सोच विचार के हर एक कदम उठाने वाले। पर मोहब्बत के बाद एक और चीज जो हम में कॉमन थी वो थी पापा के लिए लगाव। हम दोनों जिद करते ही रहते कि पापा हमारे पास आकर रहें। वैसे भी हम एक ही शहर के 2 छोरों पर तो रहते थे, लेकिन वो झिझक जाते। उन्हें बस अपने ही घर में रहना भाता था। सोच में डूबी हुई मैं इस वक्त मुदित का टिफिन लगा रही थी, लेकिन मन पापा की ओर खिंचा जा रहा था। मम्मी के गुजरने के इतने वक्त बाद भी न वो बदले थे, न ही उनका वो घर। अभी भी वहां नियम से उनका क्लासिकल म्यूजिक वाला कैसेट बजा करता था। मम्मी को सारे शोख और भड़कीले रंग पसंद थे, सो उनकी वही छाप अब तक वहां बरकरार थी। चाहे फिर वो पर्दे, बेड कवर और कालीन हो, या फिर डार्क मरून, हरी और नीली खादी के पापा के कुर्ते। आज भी मम्मी के सैंडल्स, ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर चिपकी ढेरों बिंदियां, मैचिंग चूड़ियों से भरे स्टैंड, किस्म किस्म के इत्र, करीने से सजे उनके डिब्बे डिब्बियां, उनका तानपूरा, उनका हारमोनियम, एक एक चीज उसी ठिकाने पर रखी थी। और ऐसा हमेशा रहेगा भी। कितना सुकून देता आया था ये यकीन मुझे, लेकिन मेरी तेज आह निकल गई। बेख्याली में प्याज काटता चाकू मेरा अंगूठा चीर गया था, लेकिन दर्द वहां नहीं, दिल से उठा। तभी से जब से मैंने पापा के कमरे में खूंटी पर टंगी हल्की नीली आसमानी शर्ट देखी थी, वो नई नवेली शर्ट जो यकीनन पापा की ही थी, और उसके बगल में था फरफराता हुआ गुलाबी प्रिंट का दुपट्टा। वो दुपट्टा जो मम्मी का हरगिज नहीं था। मुदित ऑफिस जाने की तैयारी करते रहे और मैं उनकी सवालिया नज़रों से बचने की कोशिश में खुद को इधर उधर के कामों में जबरन उलझाती रही। कहीं वो मेरे उखड़ेपन और पापा को अवॉइड करने की वजह पूछ ही बैठे तो क्या जवाब दूंगी? कैसे साझा कर पाऊंगी दिल पर लगा वो जख्म जो धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा है? कैसे जाहिर कर सकूंगी पापा को लेकर मन ही मन चल रहा अपना महीनों पुराना वो संशय जो अचानक सच बनकर मेरे सामने आ गया था? मेरे दिल और दिमाग अभी तक स्तब्ध थे। कुछ भी कहने की हालत नहीं थी, न मुदित से न ही पापा से। तभी तो पापा की कॉल नहीं ली थी, वरना जाने क्या कर बैठती। अंदर सुलगते आरोपों को लेकर कहीं फट पड़ती उन पर तो इस कदर लावा सुलग रहा था भीतर कि जाने क्या क्या जला बैठती। पर मैं उन्हें चोट भी तो नहीं पहुंचा सकती थी। हमेशा से पापा मेरे दोस्त रहे थे, मेरी ढाल भी। स्कूल में शिकायत पर आमादा टीचर से बचना हो, कॉलेज के अपने क्रश के बारे में फुसफुसाना हो, किसी अर्जेंट असाइनमेंट के लिए रात भर तैयारी करवानी हो, रजाई में छिपकर आइसक्रीम खानी हो, या फिर मम्मी की डांट से बचना हो, हमेशा पापा ही साथ रहे मेरे। बहुत पॉजेसिव थी मैं उनको लेकर, इसलिए अब उनकी जिंदगी में मम्मी की जगह किसी और को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उधर मेरे मन की दशा से बेखबर मुदित जारी थे। ईशा, बैग में चार्जर डाल देना प्लीज। ओफो, मेरी घड़ी कहाँ चली गई यार? अभी तो यहीं रखी थी। और ये काला मोजा एक ही बचा है क्या? मेरा शरीर किसी रोबोट की तरह काम करते चला जा रहा था, लेकिन रह रहकर आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। रोजमर्रा का काम ऊपरी था, भीतर पसरते खालीपन में दिल डूबा जा रहा था। कनपटी पर यह एहसास हथौड़े की चोट कर रहा था कि अब मम्मी मुझको सचमुच छोड़कर चली गई। अब मेरे पास न वो रही, न ही पापा। ये सोच ऐसी थी मानो नाग फनी का जंगल उगाया हो भीतर।
वजूद धुरी से खिसक गया हो। अपने कंधे पर छुअन महसूस हुई तो अचानक मेरी तंद्रा टूटी। निगाहें नीची किए हुए ही मैंने जल्दी जल्दी टिफ़िन मुदित के लैपटॉप बैग में डाल दिया। फिर वापस मुड़ने को हुई, लेकिन रुकना पड़ा क्योंकि वो छुअन और गहरी हो गई। क्या हुआ आयशा, कोई प्रॉब्लम? उन्होंने मुलायमियत से पूछा तो मैंने ना में सर हिला दिया। तबीयत ठीक है ना, या पापा के यहाँ जाने का मन है? मैंने दोबारा दाएं बाएं सर हिलाया तो मुस्कुराते हुए उन्होंने मेरी नाक पकड़कर हिला दी। कहो तो छुट्टी ले लूं आज? मैं खामोश रही। उनकी चुहलबाजी से भी मुस्कुरा नहीं पाई। उल्टे जाने कहाँ की रुलाई आकर मेरे गले में जैसे अटक गई। सब ठीक है मुदित, आप चले जाएं। फिर भी वो अनिर्णय की हालत में खड़े रहे तो मैंने धीरे से उनकी बाह थपथपाकर उनको बाहर को लगभग ठेल ही दिया। दरवाज़ा बंद किया, फिर कोने में टिककर बैठती चली गई। कुछ पल अकेले रहना था, जी भर कर रोना था, फिर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी थी। लेकिन क्या अभी भी कोई डोर बाकी थी जिससे खिंचकर पापा वापस आ सकते थे? ज़रूरी नहीं है कि रो लेने से दिल हल्का हो ही जाए। मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। जवा कुसुम सी आंखें लिए कुछ ही देर बाद मैं अपने थकान से दुखते बदन और तनाव से बोझिल मन को किसी शून्य से टिकाए बैठी थी। जहन में वो बड़ी सी तस्वीर घूम रही थी जो वहाँ घर की बैठक में लगी थी। हरे बॉर्डर की पीली बनारसी साड़ी, गहने, साज सिंगार में राजसी ठसक से बैठी मम्मी, उनकी बगल में सलीकेदार दाढ़ी मूछों में संजीदा हरी शेरवानी और कशीदाकारी वाली जैकेट में जचते हुए पापा, और दोनों के बीच में पीले रंग की फ्रिल वाली फ्रॉक को उचकाकर अपनी सैंडल्स को दिखाते हुए मैं, अपना ऊपर का टूटा दांत दिखने से बेपरवाह, एक कान से दूसरे कान तक जाती मुस्कुराहट लिए। आंखों में एक खास चमक थी, शायद इसलिए क्योंकि मेरी पीठ पर उन दोनों की हथेलियां आपस में गुंथी हुई थीं। तभी अचानक जैसे बिजली कौंधी, मेरे ख्यालों की दुनिया में भूचाल आ गया। उस फोटोग्राफ से मम्मी धुंधलाती चली गईं और पापा के बदन पर हल्की नीली कमीज आ गई और क्लीन शेव चेहरे पर मुस्कुराहट। मम्मी की जगह अब कोई और महिला थी जिनकी आंखों में गॉगल्स थे और गले में गुलाबी फूलों वाला दुपट्टा, और मैं नीचे गिरी रो रही थी, चिल्ला रही थी, मम्मी, पापा। जहाज के पंछी सा मेरा मन वापस वर्तमान में लौट आया, जिसे न उस दुनिया में चैन था न इस दुनिया में। अभी तक मेरी आंखें गीली थीं और गला सूखा हुआ। मशीनी तरह से मैं घर के कामकाज निपटाने लगी, पर दिमाग अभी भी उन्हीं पुराने गलियारों में भटक रहा था। कोई साल भर पहले का वाकया जहन में उभर आया जब पापा यहाँ आए थे। हमेशा की तरह उपहारों से लदे फंदे और हमेशा की तरह सकुचा कर कहते हुए, ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा मुदित बेटा, तू तो जानती है ना गुड़िया। मैं मुस्कुरा दी। जानती थी कि पापा शाम को घर लौट जाते थे नियम से। मम्मी थीं तब भी और अब भी। उनमें एक और सुखद बात नजर आई। पहले वो हाँफते हुए अपने दुखते घुटनों पर हथेलियां टिकाए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते थे, लेकिन उस दिन सरपट चढ़ते चले आए थे। मैंने पूछा तो बोले, पहले पार्क जाता था तो बेंच पे बैठा रहता था, अब अंकिता जी जबरन टहलवाती हैं, थोड़ा योगा वोगा भी करने लगा हूँ आजकल। इन अंकिता जी के बारे में एक आध बार बताया था पापा ने, ये कि वो पड़ोस में रहने आई हैं, फिजिकल एजुकेशन की टीचर हैं, अकेली रहती हैं और अच्छे स्वभाव की हैं। मुझे तसल्ली हुई थी, लेकिन जब धीरे धीरे पापा की बातों में अंकिता जी का जिक्र बढ़ता चला गया तो मैं असहज होने लगी। अंकिता जी जूते लेवा लाई क्योंकि पापा की चप्पल घिस गई थी, उन्होंने डाइट चार्ट बनाया तो पापा की मेडिसिन्स कम होने लगी, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन तो हद हो गई, पापा का फोन नहीं आया। परेशान होकर मैंने कॉल किया तो वो शर्मिंदा हो गए। सॉरी गुड़िया, वो बड़े टाइम बाद निर्मल वर्मा को पढ़ रहा था ना, ऐसा खोया कि बस। मैं हैरान थी, उन्हें अखबार के सिवा कुछ पढ़ते कभी देखा ही नहीं था। मैंने टोका तो बोले, अरे खूब पढ़ता था,
कॉलेज टाइम में तो लिखा भी करता था, फिर सब छूट छाट गया। वो तो अंकिता कुछ उपन्यास दे गई ना, तो मैंने खुश होने की कोशिश तो की, लेकिन अंदर कुछ चटक गया। क्यों ये पड़ोसन अंकिता जी अंकिता बन गई, और कैसे इन्हें पापा की वो जानकारी मिल गई जो मम्मी और मुझको नहीं थी। उलझी हुई मैं जब कुछ दिनों बाद घर पहुंची तो मम्मी के तानपुरे की जगह नई बुकशेल्फ देखकर बौखला उठी। अंकिता ने तानपुरा सर्विसिंग को दे दिया गुड़िया, दीवार पर टांगने वाला स्टैंड भी ऑर्डर कर दिया है, देख अब दोनों की जगह बन गई ना। मैं खामोश रही। वो मेरे माथे की शिकन देखते रहे। उनकी आंखों की चमक भी बुझती चली गई। वो शेल्फ उन्होंने वहां से हटा दी। मुझे गिल्ट हुआ, पर कमरे को पहले जैसा देखकर सुकून भी मिला। कहां पता था कि मेरा वो सुकून बहुत जल्द छिनने वाला था। अंकिता जी से न मैं कभी मिली थी और न ही अब कभी मिलना चाहती थी। उनकी छाया मेरे और पापा के रिश्ते के आड़े जो आने लगी थी। पिछले कोई 6 महीने से वो मुझसे कतराने से लगे थे। बातचीत के दौरान अब उनके लफ्ज कम रहते, चुप्पियां लंबी। पिछले महीने मैं उनसे अचानक मिलने गई तो उन्हें देखकर हैरान रह गई। ये गजब का बदलाव था। हमेशा वाले चटख ढीले ढाले कुर्ते की जगह उन्होंने क्रीम कलर की कमीज पहनी थी। सलीके से कटे बाल थे और दाढ़ी मूछें सब गायब। मैं चिल्ला पड़ी, वाह पापा, लुकिंग सो यंग एंड डैशिंग। तो वो झेंप गए। अरे कुछ नहीं हुआ, कहते कहते वो अचानक रुक गए। मैं सुलग उठी। कहिए कहिए अंकिता जी ना, आखिर वो अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं? हमारी जिंदगी से क्या मतलब है उनको? मुझे शांत करने को पापा ने हमेशा की तरह मेरे गाल थपथपा दिए, लेकिन हर बार की तरह मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, बल्कि बुदबुदाए, हमारी नहीं पर मेरी जिंदगी से तो हो सकता है ना। पहली बार मुझे ऐसा धक्का लगा। उनकी और मेरी जिंदगी अलग कैसे, कब से? परेशान हाल में वहां से लौटी। आने वाले दिनों में अंकिता जी को लेकर मेरी उलझन बढ़ती चली गई। पापा को दिन में 10 बार कॉल करने लगी। कुछ खोजबीन भी शुरू की। कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं कुछ कह सकती, लेकिन चंद दिनों बाद ही मुझे फिर चौंकना पड़ा। पापा के फ्रिज में लहसुन की चटनी रखी थी। अरे ये, आप लोग तो लहसुन खाते नहीं ना? उन्होंने हाथ में पकड़ी नॉवेल का पन्ना पलटा। तुम्हारी मम्मी नहीं खाती थी। मेरे हाथों से कटोरी छूट गई। ऐसे कैसे बदल गए थे वो? या फिर वाकई वो अब जाकर अपनी असली जिंदगी जी रहे थे? ढेरों सवाल मन में कसमसाते चले गए। फिर आखिरकार वो सवाल मुदित पर बरस पड़े। मेरी बात सुनकर समझकर वो मुझे समझाने लगे। सही तो है ना ईशा, गृहस्थी में इंसान न जाने कितने समझौते करता है। कभी खुद के लिए जिए तो क्या बुराई है। और बिल्कुल सही कह रहे थे पापा, उनकी और तुम्हारी जिंदगी अलग है। तुम्हारे साथ मैं हूँ, हंसने बोलने, लड़ने झगड़ने, सुनने सुनाने, रूठने मनाने, सब कुछ शेयर करने के लिए। लेकिन उनके साथ कौन है? मैं बौखला उठी। मम्मी है ना? तो वो गंभीर हो गए। उनकी यादें हैं ईशा, वो नहीं। फर्क है ना दोनों बातों में, समझ रही हो ना? आगे मुझे सुनना नहीं था, नहीं चाहिए थी ये समझदारी। अपने पापा मुझे वैसे के वैसे ही चाहिए थे तो बस चाहिए थे। किसी अंकिता वंकिता की जरूरत उनको नहीं थी तो बस नहीं थी। मेरे लिए यही सच था। जब कभी पापा ने अंकिता का जिक्र करने की कोशिश की तो मैंने बात काट दी। उन्होंने जताया कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं तो मैंने सख्ती से मना कर दिया। ऊपर से उनके लिए 2-3 कुर्ते ले आई। उनकी कमीज बक्से में घुसा दी और चटनी वटनी सब फेंक दी। पुराने फैमिली एल्बम्स खोलकर यहाँ वहाँ सब सजा दिए। सोशल मीडिया पर अपनी डीपी में फैमिली फोटो लगाने के साथ ही अपनी हर उस पोस्ट पर पापा को टैग करने लगी जिसमें पापा मम्मी की बॉन्डिंग की चर्चा करती थी। जानते हुए कि ये सब बचकाना था, जानते हुए कि पापा में कुछ तेजी से बदल रहा था जिसे मैं पहले जैसा नहीं कर पा रही थी। वो एक लंबी अंधेरी भूल भुलैया जैसी सुरंग थी जिसमें मैं बेतहाशा भाग रही थी। भटकते हुए एक ओर पहुंचती तो टकराती हूँ पापा से। उन्हें जकड़ती हूँ तभी दूसरी आकृति के गले से लहराता गुलाबी दुपट्टा उनको पूरी तरह ढक लेता है। बौखलाकर मैं दूसरी ओर दौड़ती हूँ कि तभी मुदित सामने आ जाते हैं। मैं कस के उनका हाथ पकड़ती हूँ लेकिन वो भी गायब होने लग जाते हैं।
मैं बेआवाज चिल्लाती हूँ, दीवारों से इधर उधर टकराती हूँ, पर बाहर नहीं निकल पाती। चीखते हुए मैं उठ बैठी। रात के 3 बजे थे। सपना टूट जाने के बाद भी पसीने से नहाई, बेतरह कांपती हुई और अकेली। मुदित 3 दिनों के ऑफिशियल टूर पर गए थे। कल शाम उनके लौटने तक मेरा जाने क्या हाल होगा, ये मुझसे सोचा तक नहीं जा रहा था। अकेली तो पहले भी रही थी, पर ऐसा अकेलापन कभी नहीं था। पापा भी शायद मेरी चुप्पी का सबब समझ गए थे, इसलिए तब से कॉल नहीं किया था। अब न मेरे पास मुदित थे, न आश्वस्ति देती पापा की आवाज। इसी खालीपन की दहशत में कैद मैंने मुदित का नंबर मिला दिया। मेरी हेलो सुनते ही वो हड़बड़ाए। क्या हुआ? टेल मी ईशा, तुम ठीक तो हो ना? तो मेरी हिचकियां बंद गईं। उन्होंने हौसला दिया, बिल्कुल परेशान मत होना, मैं निकलता हूं, पहली फ्लाइट से आ रहा हूं। तो मैं उनकी इसी बात को मन ही मन दोहराते बैठी रही, खुद को समेटने की नाकाम कोशिश करती रही। देर शाम जैसे ही वो घर आए, मैंने उनको जकड़ लिया और अपना पूरा हाल उन्हें वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े सुनाती चली गई। वो चुपचाप मेरी पीठ सहलाते रहे। फिर कुछ वक्त बाद मेरी हथेली पर उंगली फिराते हुए बोले, ईशा ज़रा सोचो, तुम कॉल करती पर उठाने को मैं नहीं होता तो? तुम्हारी झुमकी का पेंच कसने को, आधी रात में तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने को, 100वीं बार जाने भी दो यारों मूवी देखने को, तुम्हारी पीठ के नीचे हॉट वाटर बॉटल रखने को, तुम्हारे पास भागते चले आने को। तो अगर तुम्हारे साथ सिर्फ मेरी यादें होती, मैं नहीं बाकी होता तो? मैंने सिहरते हुए उनकी वही उंगली कस ली। गला भर्रा आया, ऐसा बोलना भी मत प्लीज, अकेले जी नहीं पाऊंगी। उन्होंने मेरा गाल थपथपा दिया। पापा तो पिछले 10 सालों से यही अकेलापन झेलते आ रहे हैं ना ईशा? मैं सन्न रह गई। मेरे सामने पापा का उतरा हुआ चेहरा आ गया। वो पापा जो अपनी छोटी छोटी बातें भी मन ही मन दोहराते रहते होंगे ताकि भूल न जाएं कि मुझसे क्या पूछना है और अपना क्या बताना है। मेरे घर आने का, मेरी फोन कॉल का दिन दिन भर इंतजार करते रहते होंगे। और मैं ज्यादातर अपने किसी न किसी पचड़े में खोई हुई, ऊपरी तौर पर हाँ हूं करती हुई, अभी बिजी हूं, कुछ देर में कॉल बैक करूं पापा कहकर अक्सर भूल जाया करती थी। उनके अलावा भी ढेरों व्यस्तताएं थी मेरी। मुदित के साथ मुझे आगे बढ़ते जाना था और पापा मम्मी की यादों में वहीं ठिठके खड़े थे, अकेले। मेरे लिए उनके प्यार में ममता थी और मुझ में शायद खुद गर्जी। मेरी आवाज अटकने लगी। समझ रही हूं, लेकिन फिर भी मम्मी की जगह कोई और। उन्होंने मेरी बांह थाम ली। कोई किसी की जगह नहीं लेता, बस अपनी जगह बना लेता है। एक्सेप्ट दिस। देखो, हम सफर के जाने के बाद दूसरे को अकेले ही रह जाना पड़ता है ना, फिर वो कैसे जिए? यादें साथ रहेंगी, बट दे शुड मूव ऑन। कहते हुए उन्होंने मेरे गाल पर ढुलकता आंसू पोंछ दिया। यार, मेरे सुकून की खातिर कम से कम तुम तो ऐसा ही करना। मैंने नाराजगी से उनका हाथ झटका तो वो मुस्कुराते हुए उठ गए, लेकिन एक पूरी रात फिर मेरे सोचने विचारने को छोड़ गए। सुबह के वक्त हल्की नींद आई तो सपने में फिर वही फैमिली फोटोग्राफ आ गई, पापा मम्मी और बीच में मैं। लेकिन इस बार पापा ने शर्ट पहनी थी, मम्मी के गले में दुपट्टा था और मैं मुस्कुरा रही थी खुल के। झट मैंने पापा का नंबर डायल किया। पहली रिंग पर उन्होंने उठा लिया। मेरा गला रुंध गया। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। कुछ कहने सुनने की जरूरत थी भी नहीं। हमेशा की तरह हम अनकहा सुन और समझ रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।